हेलो एवरीवन, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ मिलता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इनके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो है आपकी पोम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। यानी इस पोम का आज एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने वाले हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसका मीनिंग क्या है, इसमें पोएट ने क्या कहना चाहा है, सब जानते हैं। लेकिन उसके पहले देखते हैं कि इसे लिखा किसने है। तो इसे लिखा है स्टूडेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक पोएट्स वी हैव एवर हैड। बहुत ही शानदार रोमांटिक पोएट थे और इनकी जो पार्टनरशिप थी वो सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ बहुत शानदार पार्टनरशिप थी और दोनों ने साथ मिलकर एक बुक लिखी थी, लिरिकल बैलेड्स। ये बुक, इसके अंदर बहुत सारी पोएम्स ही थी, ठीक है, बहुत सारी पोएम्स पोएट्रीज ये थी, रोमांटिक थीम पर ही थी, रोमांटिक पोएम्स रोमांटिक पोएट्रीज, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1798 में। तो स्टूडेंट्स, ये जो रोमांटिक एरा था ना पूरा, इससे पूरी की तरह अपलिफ्ट करने में विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कोलरिज या सैमुअल टेलर कोलरिज, इन दोनों की पार्टनरशिप ने तो एक बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है इस एज को। और ये दोनों उन महान पोएट्स में से हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से आज भी पोम्स का एक अलग ही मीनिंग निकल कर आता है और बहुत ही डीपर मीनिंग एक निकल कर आता है, राइट। अब जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उन्होंने जो काम किए हैं, वर्ड्सवर्थ ने जितने भी काम किए हैं और जो उच्चतम श्रेणी के काम किए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है द प्रिल्यूड, बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही फेमस, ठीक है। इसके अलावा एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एक पोएम है of his early years that he revised and expanded a number of times। इसका ये मतलब है कि उन्होंने एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिखी थी, यानी खुद से रिलेटेड ही, खुद पे एक आत्मकथा, लेकिन पूरी तरीके से आत्मकथा नहीं थी, जैसे सेमाएँ हैं, तो मतलब पार्शियल आत्मकथा थी जो उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को लेकर जिसके बारे में लिखा था। इसे कई बार उन्होंने ठीक किया, कई बार उन्होंने इसे बढ़ाया और ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश करवाई गई थी इनकी डेथ के बाद। पोस्ट्यूमसली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई भी काम डेथ के बाद हो। और यहाँ कौन सा काम हुआ है डेथ के बाद? ये जो बुक है इनकी सेमी बायोग्राफिकल जो पोएम है वो कब पब्लिश हुई थी? इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, तो यानी पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुई, डेथ के बाद। किसने पब्लिश करवाई थी? वर्ड्सवर्थ की वाइफ ने ही पब्लिश करवाई थी। और शुरुआत में इसको क्या नाम दिया जाता था? द पोएम टू कोलरिज, यानी कोलरिज के लिए लिखी गई एक पोएम। तो यानी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन दी गई है कोलरिज से रिलेटेड। तो हमें पता चल रहा है इनकी पार्टनरशिप कितनी अच्छी थी। हम ये भी जान लेते हैं कि ये इनका जन्म कब हुआ था। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को और इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1850। यानी स्टूडेंट्स, इतना ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, इतना ज़्यादा मीनिंगफुल लिखते हैं, रोमांटिक एरा के ये पोएट हैं। मैं एक चीज़ यहाँ आपको एक और बता दूँ, आगे हम थीम के बारे में पढ़ेंगे, तो एक चीज़ बता दूँ रोमांटिक एरा के बारे में। अक्सर यही माना जाता है, समझा जाता है कि जो रोमांटिक एरा होता है वो सिर्फ लड़का और लड़की, मेल और फीमेल के बीच में जो एक लव रिलेशनशिप होता है, सिर्फ उसी के बारे में जो बातें होती हैं वही एक रोमांटिक एज है, जबकि ऐसा नहीं था। इनफैक्ट रोमांटिक एरा जो शुरू हुआ था उसके जस्ट पहले का जो एरा था, बहुत ज़्यादा लड़ाई और वॉर्स वगैरह बहुत हो रही थी, तो लोगों का जो ध्यान है बहुत ही मटेरियलिस्टिक सा होता चला गया था और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सी अप्रोचेस आ गई थी। ऐसे में कुछ ही राइटर्स ऐसे निकल कर आए थे धीरे धीरे, जिन्होंने नेचर को अप्रिशिएट करना शुरू किया, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, कि ये चीज़ मेरी हो जाए या वो जगह मेरी हो जाए, मैं राजा बन जाऊँ, इस तरीके का जो ख्याल होता है, उस ख्याल से अलग हटकर उन्होंने नेचर और प्रकृति को अप्रिशिएट करना शुरू किया, कि जो प्राकृतिक सुंदरता होती है हर जगह, जो फैली हुई है हर तरफ,
उसके बारे में जानना और समझना उन्होंने स्वीकार किया कि चलिए इसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। तो उसे बेसिकली रोमांटिक एज कहा जाता है। और धीरे धीरे जितने भी जो रोमांटिक एरा के जो पोएट्स हैं या राइटर्स भी हैं, इसी की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आता है अ मेल एंड फीमेल्स रिलेशनशिप। इसके पहले नेचर के साथ एक क्या रिश्ता है और जो खूबसूरत सा रिश्ता है, उसके बारे में जो बात होती है वो होती है रोमांटिक एज, ठीक है। यहाँ पर ये बात मैंने आपको क्यों बताई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ ने, एक रोमांटिक पोएट है ये पहले मैं बता दूँ आपको, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, रोमांटिक पोएट तो होनी ही चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ ने जो रोमांटिक पोएट लिखी है, तो देखिए जो कंपैरिजन किया होगा ना, वो भी नेचुरल चीज़ों से, जो दुनिया में जो धरती पर या ब्रह्मांड में जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, देखिए उन्हीं से कहीं ना कहीं या तो तुलना की होगी, कोई कंपैरिजन किया होगा या रिलेट किया होगा, कुछ ना कुछ जो भी है, लेकिन अच्छी खासी चीज़ें उन्होंने इस तरह की इस्तेमाल की होंगी जो प्रकृति से जुड़ी हुई है पूरी तरीके से, राइट। अब हम इसकी थीम समझते हैं ताकि अब हमें और अच्छे से ये पोम समझ में आएगी, राइट। थीम है दिस पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन द थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग हिज बिलवड्स डेथ। यानी ये पोम किसके बारे में है, जो पोएट है यानी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के उनकी जो बिलवड है, बिलवड का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रेयसी, मतलब वो लड़की जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और वो डेथ हो जाने के बाद वर्ड्सवर्थ अब क्या महसूस कर रहे हैं, ऑब्वियसली दुखी ही हैं, लेकिन वो अपना दुख किस तरीके से बयां कर रहे हैं उसके बारे में, जिस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके बारे में ये पोम है कि वो किस तरीके से अपनी बिलवड, अपनी प्रेयसी, वो लड़की जिससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी डेथ से किस तरीके से जूझ रहे हैं, ठीक है। Her death has made the soul of the author a seal। अब सील होता क्या है बेटा, सील का मतलब होता है मुहर, मुहर या स्टैम्प भी कहते हैं, है ना, उसे कहा जाता है सील। अब सील जो है यहाँ पर आत्मा सील कैसे हो गई या किस चीज़ का मुहर हो गई, ये जब हम आगे जब पढ़ेंगे, इस पोम का डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे, तब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये ध्यान रखें कि उनकी आत्मा एक सील बन चुकी है, मुहर बन चुकी है। Furthermore, the author was in a state of deep sleep। एक तो ये कि उनकी जो आत्मा है मुहर बन चुकी है, और जो ऑथर है वर्ड्सवर्थ है वो एक बहुत ही गहरी नींद में है। डीप स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, और इस गहरी नींद को ही कहा जाता है स्लम्बर, मतलब एकदम अच्छी बढ़िया सी जो नींद ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली एक तो मतलब है इसका गहरी नींद, जो कि एक शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन इसको किससे कनेक्ट किया गया है, डेथ से, मतलब एक ऐसी नींद जो मौत के समान है, एक ऐसी नींद जो लगभग ऐसी है कि मानो किसी की मृत्यु ही हो चुकी है, कोई मर ही चुका है। किसके बारे में बात हो रही है, ये ऑथर के बारे में। तो ऑथर की चाहे स्लम्बर बोले या डेथ बोले, कहीं ना कहीं एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि जब जिस लड़की से को पसंद करते हैं, उस लड़की का नाम मैं बता देती हूँ, उसका नाम है लूसी, LUCY, जिसे वर्ड्सवर्थ बहुत ही पसंद किया करते थे और इसके लिए बहुत सारी पोम्स लिखी। और ये पोम में जो डेथ हो चुकी है लूसी की, इसलिए उस दुख में ये पोम लिखी गई है। तो जब लूसी मर गई तो कितना बुरा लग रहा है वर्ड्सवर्थ को, उस हिसाब से तो ये कह रहे हैं कि मेरी आत्मा बिल्कुल एक ऐसी सील की तरह हो गई, और मैं खुद ऑथर ऐसा हो गया हूँ कि मानो एक गहरी नींद में चला गया हूँ, और वो गहरी नींद मौत से कम नहीं है, मृत्यु से कम नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर अब बचा ही क्या है, जिससे मैं प्यार करता हूँ या जिसे मैं इतना पसंद करता था, जब वही नहीं है तो फिर अब मैं भी एकदम जीव जैसे, जिंदा जैसा नहीं हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं मर सा चुका हूँ, मरा नहीं हूँ, मर सा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। सिर्फ 2 ही स्टैंजाज हैं स्टूडेंट्स, बहुत छोटी सी पोम है लेकिन बहुत ही अच्छी पोम है, ठीक है। चलिए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, I had no human fears, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears। वर्ड्सवर्थ की पोम्स की एक बात ये है कि वहाँ जो फ्रेजेस होते हैं उनके स्टैंजाज में, वो फ्रेजेस के मीनिंग्स तो होते ही हैं, लेकिन हर लाइन की वो
एक रीज़न होता है कि ये लाइंस आई तो ये लाइंस क्यों आई हैं, तो और ये लाइंस आई तो ये लाइंस क्यों आई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलना है कि अच्छा ये हुआ है, और बाद में एक रीज़न को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है, और रीज़न अंडरस्टैंड करते हैं तो एक कंक्लूजन का पता चलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हिडन मीनिंग्स बहुत होते हैं वर्ड्सवर्थ की पोम में, समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या हिडन मीनिंग्स हैं वो। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब हमने अभी जाना जो नींद होती है या गहरी नींद होती है। स्पिरिट का मतलब क्या होता है, आत्मा। तो यहाँ क्या है, अभी आप सील को ना पढ़ें, सिर्फ स्पिरिट तक ही पढ़ें। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट, मेरी जो आत्मा है वो एकदम गहरी नींद में चली गई है। ठीक है, यानी जो आत्मा है वो लगभग डेड है, लगभग मर चुकी है। जिंदा तो है लेकिन मरी हुई से कुछ ज़्यादा नहीं है, मरी हुई जैसी है, क्योंकि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो अब है नहीं। लेकिन जब हम ये पोम पढ़ रहे हैं बेटा, तब आपको यही मानकर चलिए कि आपको सही कारण अभी तक पता नहीं है। तो इसलिए आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो आत्मा है, ऑथर की आत्मा है, वो लगभग मरे समान है। मरे समान है क्यों, मरे समान क्यों है, और मरे समान होकर ये आत्मा एक तरीके का क्या हो गया है, एक तरीके की मुहर बन गई है। मुहर बन गई है क्यों, ये आत्मा मुहर जैसी क्यों बन गई है, ऐसा क्या हो गया। अब यहाँ पर इस मुहर को हम सिंबल कहकर बुला लें कुछ देर के लिए, ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। तो ये क्या सिंबल जैसी हो गई है एकदम, एक या साइन जैसी, कोई साइन, किसी चीज़ का साइन। क्या दर्शाता है, देखते हैं क्या दर्शाता है। तो सिंबल हो गई आई हैड नो फियर्स। सिंपल सा सेंटेंस है ये तो, कि मुझे तो किसी चीज़ का डर ही नहीं था। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। पहले इस लाइन का मीनिंग समझें, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अर्थली ईयर्स का क्या मतलब होता है, अर्थली ईयर्स का मतलब ये है कि वो समय जो धरती पे, पृथ्वी पे बिताया हो। ठीक है, और उसका टच ऑफ मतलब एहसास, मतलब वो समय जो धरती पर बिताया हो उसका कोई एहसास ही अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील अ टच। अब ये मीनिंग समझिए, वो मानो, ये शी कौन है, ये शी ही तो लूसी है, शी ही लूसी है, और इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो वो कुछ ऐसी बन चुकी है जिसे किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ का एहसास महसूस नहीं हो सकता। फील का मतलब होता है महसूस होना, टच यहाँ पर है एहसास। तो फील का मतलब क्या है, महसूस होना, और टच का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एहसास। ठीक है, तो ये जो किसी भी, ऐसा लग रहा है कि लूसी जो है उसे किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं हो रहा, मानो वो इस पृथ्वी पे जी रही हो। ये जो लास्ट के दो ये फ्रेजेस है ना स्टूडेंट्स, ये दोनों, इससे पता चलता है कि लूसी जो है वो मर चुकी है, शी इज़ डेड नाउ। ठीक है, और ये मर चुकी है क्योंकि अब उसके धरती पे जी नहीं रही है ना, इसीलिए ऐसा लगता है मानो कि धरती पे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसे धरती पे जो जिंदा होते हैं उसका एहसास महसूस नहीं होता, महसूस होना ख़त्म हो चुका है, एंड, फुल स्टॉप, इट मीन्स डेड। तो मर चुकी है, और चूंकि मर चुकी है इसीलिए जो है मेरी आत्मा जो है एक मोहर जैसी हो गई है। और ये साइन क्या क्या दिखाता है, ये साइन दिखाता है डेथ, sorrow, sadness, hopelessness। ठीक है, ये साइन यही दिखाता है। ये जो सील है किस किस चीज़ को एक्सप्रेस करती है, इन सभी चीज़ को ये सील एक्सप्रेस करती है। यहाँ मैं सील भी लिख देती हूँ। ठीक है, ये सील जो है इन सभी चीज़ों को एक्सप्रेस करती है कि अब उसकी आत्मा क्या क्या बन गई है, एक सील बन गई है। और ये सील किस चीज़ की सील है कि अब ना कोई उम्मीद और कोई आशा, को एकदम निराशा छा चुकी है। ठीक है, अब कुछ बचा ही नहीं है जीवन में।
अब ये तो हो गया इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं कि इसका जो एक मीनिंग है, दो लाइंस, मीनिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस एक होता है, तो मीनिंग क्या है बिटवीन द लाइंस वो जानते हैं। The poet's soul had drifted into deep sleep as he did not have any realization of the truth. इसका क्या मतलब है कि जो पोएट की जो आत्मा है, जो सोल है, वो बहुत ही गहरी नींद में जा चुकी है और ऐसा लग रहा है मानो उसे कोई भी वास्तविकता का उसे कोई एहसास ही नहीं हो रहा है, कोई एहसास उसको नहीं हो रहा है। यही एहसास क्या बता रहा है? दिस इज वॉट अ सील एक्सप्रेसिंग, ठीक है, सिंबलाइजिंग। सील यही है कि अब कोई एहसास नहीं हो रहा है, मेरी आत्मा को भी ऐसा लग रहा है मानो मैं ऐसी गहरी नींद में जा चुका हूँ जिसे कोई एहसास अब नहीं हो रहा है। He had taken life for granted and had never thought that one day death would take Lucy away from him. अब हमेशा उसने लाइफ को इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं वर्ड्सवर्थ ने। क्यों? क्योंकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके से वो लूसी से दूर हो जाएगा, इस तरीके से जो है डेथ जो है लूसी को उससे अलग कर देगी। तो ये जो सेपरेशन एक हुआ बेटा, ये हुआ एक परमानेंट सेपरेशन। ऐसा सेपरेशन कि चाहे वर्ड्सवर्थ कुछ भी कर ले, कभी भी लूसी से दोबारा मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लूसी अब है ही नहीं, शी डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, वो मर गई है, ठीक है। तो उसने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था, और चूंकि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं ना, इसीलिए उसे इस बात का बहुत और भी ज़्यादा एक धक्का सा लग रहा है कि ये क्या हुआ। वो इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जब हम इस स्टैंजा की बात करें, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। When she was taken away, he could not bear the loss. वो सहन ही नहीं कर पा रहा है इस नुकसान को कि ऐसा कुछ हो चुका है, और चूंकि उस सहन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, उसकी जो आत्मा है वो खुद भी डेथ जैसा हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें पैरेलली चल रही हैं, डेथ एंड स्लम्बर। तो स्लम्बर क्या है? गहरी नींद, जिसे डेथ से कंपेयर किया है, और डेथ अपने आप में क्या है? डेथ ही है, मतलब कंप्लीट डेथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन है? लूसी, और यहाँ पर ये कौन है? वर्ड्सवर्थ। ऑलराइट, तो इसके बारे में बेसिकली बात हो रही है। ये एक तरीके से आप पैरेलली इसको समझने की कोशिश कीजिए कि लूसी जो है वो तो पूरी तरीके से मर चुकी है, और इसी वजह से जो वर्ड्सवर्थ है वो लगभग मर चुका है, और लगभग मर चुका है इसीलिए इतना हताश निराश है, क्योंकि एक यकीन नहीं हो रहा है उसको कि ऐसा कुछ हो चुका है और लूसी उससे बिछड़ चुकी है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ गया है। ये है अगला स्टैंजा। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स। अब ना उसमें कोई मोशन है। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब है मूवमेंट, कोई भी हलचल होना। मतलब अब मर चुकी है, डेड बॉडी है, तो उसमें किसी तरीके की क्या मूवमेंट होती है? कोई हलचल होती है? बिल्कुल भी नहीं। ना ही उसमें कोई फोर्स है, कोई फोर्स भी उसमें नहीं है। अब फोर्स का मतलब यहाँ क्या है? कोई ताकत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, या कोई प्रेशर लगाया जा रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ फोर्स का मतलब है कि इसके अंदर किसी भी, जैसे मैं बोल रही हूँ हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी साइन नहीं नज़र आ रहा कि जिससे ये पता चले कि हाँ अभी भी ये जिंदा है। तो यहाँ फोर्स का एक तरीके से मतलब है कि साइन ऑफ अलाइव है ही नहीं, साइन ऑफ अलाइव, जिंदा का साइन, ऐसा कुछ नहीं है। नो साइन ऑफ अलाइव या नो साइन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको लाइफ भी कह सकते हैं। तो मतलब कुछ भी नहीं है उसमें। शी इज डेड, शी इज नॉट अलाइव एनी मोर, ये है इसका मीनिंग। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, हियर का मतलब सुनना, तो ना तो वो कुछ सुन सकती है ना वो कुछ देख सकती है। ऐसा क्यों? मर चुकी है, कोई कुछ भी ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं है। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। यहाँ पर क्या बात आ गई? मैंने कहा था ना आपसे, नेचर की बात ज़रूर से ज़रूर होगी। तो हालांकि पहले भी अर्थली ईयर्स था, लेकिन यहाँ एक डायरेक्ट यहाँ पर देखिए रिलेट किया जा रहा है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ नेचर। नेचर इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेचर ज़रूर से ज़रूर आएगा वर्ड्सवर्थ की पोएम में, तो यहाँ पर ये आ चुका है नेचर। अब यहाँ क्या बोल रहा है?
रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स। पहले तो डायर्नल का मीनिंग समझते हैं। डायर्नल यहाँ पर तो पोम में तो इसका मतलब है कि जो रोज़ हो रहा हो, ठीक है, लेकिन इसका वैसे मतलब होता है कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। धुरी क्या होता है? एक्सिस, यानी जो पृथ्वी रोटेट करती है ना अपनी, एक तो है कि सन, सूरज, सूर्य के चारों तरफ, नॉट चारों ओर, हर तरफ जो है सूर्य के गोल गोल चक्कर काटती है, मतलब रिवॉल्व करती है, और अपनी सतह पर भी घूमती है, अपनी एक्सिस पर या अपनी धुरी पे, है ना, वो भी घूमती है। तो अपनी धुरी पर जो घूम रहे हैं ना, उसकी बात यहाँ पर लाई गई है, ठीक है। अब ये पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है, वो बात का यहाँ पर क्या लेना देना है? यहाँ पर ये लेना देना है कि अब जो लूसी की जो डेथ हो गई है, इसका मतलब उसे अब क्या किया जाएगा? दफना दिया जाएगा ज़मीन में। जब ज़मीन में दफना दिया जाएगा तो धीरे धीरे जो डेड बॉडी होती है डीकम्पोज होती है, इज़न्ट इट? तो जब डीकम्पोज होती है तो वो भी मिट्टी, कहते हैं ना शरीर क्या है? मिट्टी का ही टुकड़ा है, तो मिट्टी में मिल जाता है शरीर। जब मर जाते हैं हम तो हमारा शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, तो वो भी किसका हिस्सा हो जाएगा? उस धरती का ही, उस पृथ्वी का ही हिस्सा हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखिए, विद रॉक्स, स्टोन्स, ट्रीज। रॉक्स मतलब चट्टान, स्टोन्स मतलब कंकड़ पत्थर, और ट्रीज यानी पेड़। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिस तरीके से ये देखिए, रॉक्स एंड स्टोन्स जो हैं वो टूटते फूटते रहते हैं, पानी की वजह से, हवा की वजह से एक घिसते चले जाते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो अपनी ही जगह पे ऐसे जो जड़ होती है उनकी वजह से और बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो मूवमेंट इनमें हो रही है, राइट। लेकिन क्या ये एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाते हैं क्या, कि चलो तफरी करने निकलते हैं? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये तीनों ही चीज़ें जिसका नाम लिया गया है ना, वो उसी प्रकार घूमती है जिस प्रकार एक अर्थ घूमेगी। यानी अगर अर्थ के ऊपर, यहाँ पर देखिए ये अर्थ है, और ये जो पेड़ एक मैंने बनाने की कोशिश की है, तो ये जैसे जैसे धरती, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमेगी, वैसे वैसे ये जो पेड़ है वो भी उसी अनुसार घूमेगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं कि ये तू उधर घूम रही है तो मैं तो इधर घूमने जा रहा, है ना। जैसे इंसान या जानवर, जीव ऐसा कर सकते हैं, भले ही धरती अपनी धुरी पर घूम रही हो, लेकिन हम हैं कहीं पर भी चल फिर के जा सकते हैं, दौड़ भाग कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ऐसा नहीं कर सकते, और इन्हीं तीनों की तरह लूसी भी हो जाएगी कुछ ही समय में। लूसी भी कुछ ही समय में ऐसी हो जाएगी, और वो क्या, इस ज़मीन का, इस पृथ्वी का, इस नेचर का एक हिस्सा हो जाएगी, और नेचर में ही मिल जाएगी। तो नेचर में मिल जाएगी, उसी का हिस्सा हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है वर्ड्सवर्थ कि हाँ अब वो ज़िंदा नहीं है, हाँ वो नहीं रही, और अब वो एक नेचर का हिस्सा बन चुकी है। और जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमेशा रहती है। तो शायद वो मुझे अब एक इंसान के तौर पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन एक प्रकृति की खूबसूरती की तरह नज़र आ रही है। ये इसका एक इमोशन है बेसिकली यहाँ। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक्सेप्ट करने की अब कोशिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसका रिटन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट एक्सेप्ट्स द ट्रूथ दैट लूसी इज़ नो मोर। यहाँ पर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ लूसी अब जिंदा नहीं है। शी इज़ मोशनलेस। मोशनलेस मतलब जिसमें कोई हलचल नहीं है, एंड लाइफलेस मतलब जिसमें कोई जीवन ही नहीं है। शी कैन नॉट सी नॉर हियर। वो ना ही कुछ देख सकती है, ना ही कुछ सुन सकती है। शी हैज़ बीन बरीड इन द अर्थ। और उसे ज़मीन में दफना दिया गया है। शी विल असीमिलेट इन टू द अर्थ एंड इज़ रोटेटिंग अलॉन्ग विद द अर्थ। असीमिलेट का क्या मतलब होता है? एकदम घुल जाना, मिल जाना। तो जब उसे दफना दिया गया है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी ज़मीन में, धरती में, पृथ्वी में मिल जाएगी। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे वो भी घूमेगी, यानी रोटेटिंग अलॉन्ग विद द अर्थ। पृथ्वी के सहित ही घूमेगी। पृथ्वी घूम रही है तो वो भी घूमेगी। One day she will become one with the rocks, stones and trees that are a part of the earth. मतलब ये सब भी rocks, stones and trees, ये सब भी पृथ्वी का हिस्सा ही है ना। तो एक समय के, कुछ समय के बाद लूसी भी जो है पृथ्वी का हिस्सा ही बन जाएगी, ठीक है, यानी नेचर का हिस्सा बन जाएगी, और वो सब एक ही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ बताती हूँ। जब धरती घूमती है तो हालांकि उसकी तो अपनी एक स्पीड है, लेकिन हमें पता नहीं चलता वो घूम रही है। लेकिन उसकी घूमने की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। मिट्टी सरकती ही है, इधर से उधर होती है। तो धीरे धीरे एक तरीके से अगर हम कोई मिक्सिंग बाउल सोचें जहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स डाल दें, फिर उसमें चाट मसाला अलग अलग करें, और फिर उस
बाउल को या उस कटोरे को हम गोल गोल घुमाएं जिस तरीके से पृथ्वी घूम रही है, तो वो सब मिल जाएगा ना, एकदम घुल मिल जाएगा और एक ही हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर इसकी बात हो रही है कि जिस तरीके से वो सब फ्रूट्स और मसाले सब मिल जाएंगे, उसी तरीके से स्टोन्स, रॉक्स, ट्रीज और लूसी सब मिल जाएंगे, और जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये सब घूमेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और, कि यहाँ पे जिस तरीके से ये एक्सप्रेस किया जा रहा है ना कि अब सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, ये क्यों बताया जा रहा है? बेसिकली किसे नहीं पता होता कि जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए देखना, सुनना, कुछ महसूस करना, हलचल होना उसके शरीर में संभव नहीं है, पता है ना। तो यहाँ पर ये बोला ही क्यों जा रहा है? बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन, फिर से मैं वही बताऊंगी जैसे शुरू में बताया था कि जो वर्ड्सवर्थ है अपने आप एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना दुखी है, कितना हताश है। कोई भी व्यक्ति जब किसी ऐसे अपने प्रियजन को खो देता है, या कोई ऐसे व्यक्ति को जो जिससे उससे बहुत लगाव है, अपने बहुत क्लोज फ्रेंड को अगर खो देता है हमेशा के लिए, तो वो इस चीज़ को अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हाँ ये सच है, हाँ ये बिछड़ चुका है। ठीक है, ये नहीं हम एक्सेप्ट कर पाते, चाहे हम में से कोई भी हो। और जिसके साथ जितनी क्लोजनेस होगी उतनी ज़्यादा तकलीफ होगी। तो हम एक शॉक के साथ, एक सरप्राइज़ के साथ अक्सर कुछ ना कुछ बातें कहते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा, अब तो वो कभी कुछ बोलेगा नहीं, अब तो वो उसकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी। इज़न्ट इट? अक्सर लोग इस तरीके की बातें करते हैं क्योंकि अभी भी वो शॉक में, इस सदमे में होते हैं कि हाँ हमारा ये जो क्लोज़ व्यक्ति है वो अब हमसे दूर हो चुका है। उसी तरीके से यहाँ ये एक्सप्रेशन आ रहा है कि अब ना तो वो कुछ देख सकती है, ना कुछ सुन सकती है, ना उसके शरीर में कोई हलचल है, और जीवन के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो एक एक्सप्रेशन है यहाँ पर ये वर्ड्सवर्थ का, कि कितना ज़्यादा वो इस दुख में है, इस तकलीफ़ में है कि लूसी उससे हमेशा के लिए बिछड़ चुकी है। फिर धीरे धीरे वो जब इस प्रकृति की तरफ आता है, तब वो, उसका मतलब ये है, एक इंडिकेशन है कि अब वो ये धीरे धीरे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, और एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ अब वो नहीं रही। येस, शी इज़ नॉट अलाइव, एंड येस नाउ शी कैन नॉट मूव, एंड येस नाउ शी विल बिकम वन विथ रॉक्स, स्टोन्स, ट्रीज। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। होपफुली ये पोम जो है वर्ड्सवर्थ की आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे तो स्पेशली बहुत ही पसंद है। होपफुली आपको भी पसंद आई होगी। यहाँ पर हमारा ये वीडियो तो एंड होता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये सारे टॉप कोर्सेज़ वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। CBSE बोर्ड, UPMP, बिहार बोर्ड, इंग्लिश और हिंदी मीडियम इनमें अवेलेबल है। और स्टूडेंट्स सबसे अच्छी बात यह है कि ये है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ई बुक्स और ई नोट्स अगर आपको चाहिए होते हैं तो आप लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। इसके अलावा आप विज़िट कर सकते हैं www.magnetbrains.com को, जहाँ पे आपको सभी के सभी वीडियोस जो हैं वो इजीली मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी एकदम पक्की रखिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।